हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी पुष्टि क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्वसन और परिसंचरण तंत्र करेंगे। यहाँ पर हमारा ये लगभग 7वां वीडियो होने वाला है। हम घटना चक्र पूर्वावलोकन करते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, डिटेल में। ठीक है, तो चलिए हमारा मोटिवेशन स्टार्ट करते हैं। हम स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। ठीक है, तो इतना जान लीजिए, हम आज स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन आने वाले कल के लिए हम जब सक्सेस हो जाएंगे तो अपनी कहानी सबको बताएंगे। ठीक है, तो यही सोच के आप स्ट्रगल करिए। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है स्तनधारियों में श्वसन होता है। ठीक है, स्तनधारियों में श्वसन किस प्रकार होता है। वीडियो पॉज करके आप बताइए कौन सा आंसर सही होगा। जो क्वेश्चन आया हुआ है पीसेस में, किसी भी पीसेस में सब कुछ यहाँ आपको दिया गया है। ठीक है, तो स्तनधारियों में पहले आप जानिए कि स्तनधारी होते क्या हैं। तो स्तनधारी वे जानवर होते हैं जो अपने शिशुओं को दूध पिलाते हैं, मतलब जो बच्चे देते हैं वही स्तनधारी कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्तनधारी हो तो उनका श्वसन किस प्रकार के होता है। जैसे हम सब हैं तो हमारा श्वसन किस प्रकार से होता है, फुसफुस या फेफड़ों के द्वारा। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए अगर ये क्वेश्चन ये पूछे कि आपका जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं वो नर हो में या मादा में, किस में होती हैं, तो आप क्या बताएंगे, मादा में होती हैं। बट ये गलत है, आपका नर और मादा दोनों में होती हैं। ठीक है, मतलब मेल और फीमेल में स्तन जो ग्रंथियाँ होती हैं दोनों में होती हैं। लेकिन क्या होता है, आपका जो मेल में होती है स्तन ग्रंथियाँ वो विकसित नहीं होती हैं, जो मादा में स्तन ग्रंथियाँ होती हैं वो विकसित होती है। ठीक है, तो आपका इतना आपका याद रखना चाहिए। ठीक है, फुसफुस फेफड़ों के द्वारा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब हम श्वसन करते हैं तो किस क्रिया में मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑक्सीजन में, जलवाष्प में या नाइट्रोजन में। अच्छा क्वेश्चन है, 2003 में आया है राजस्थान पीसीएस में। तो नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जलवाष्प में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये आईएएस का क्वेश्चन है, आप 1 मिनट में कर देंगे। क्या कह रहा है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन। अब देखिए अभिगमन मतलब कहाँ पहले जाता है, मतलब जब आप सांस लेते हैं, इन्हेलेशन करते हैं तो पहले कहाँ जाता है, इसके बाद लास्ट में कहाँ जाता है, ये ही पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप, फुसफुस मतलब फेफड़ों में, तो पहले कहाँ पे जाएगा, देखिए आप जान ही रहे हैं, पहले फेफड़ों में जाएगा, इसके बाद रक्त में, इसके बाद वो। तो देखिए आप जान रहे हैं सबसे पहले फेफड़ों में, तो 2 पहले आना चाहिए। तो 2 यहाँ पहले आया है नहीं, यहाँ आया है नहीं, यहाँ आया है नहीं, यही तो आया है। देखिए कर दिए। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे ये आपका अवगमन करता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपका ये फेफड़ा है। ठीक है, अब देखिए ये फेफड़ा है। जब आप सांस लेते हैं, क्या सांस लेते हैं ऊपर से, मान लीजिए आप सांस लेते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फेफड़ा है तो यहाँ पे इसमें वायु कोष्ठक बने होते हैं। ठीक है, एयर स्कैस बने होते हैं। क्या होते हैं, एयर स्कैस बने होते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और ये किससे जुड़ा होता है, ये एयर स्कैस किससे जुड़ा होता है, रुधिर, आपका ये रुधिर कोशिकाओं से जुड़ा होता है। जो मतलब वायु कोष्ठक होते हैं फेफड़ों में, ये रुधिर कोशिकाओं से जुड़ा होता है। तो हम क्या बताएं, ये आपका एयर कोष्ठक होते हैं और ये रुधिर कोष्ठक से जुड़ा होता है। अब देखिए जब आपका वायु आता है, वायु आपका ऑक्सीजन मान लीजिए आया ना, यहाँ पे ऑक्सीजन आया, तो जब ये अंदर प्रवेश करता है वायु कोष्ठक में तो ये क्या करता है, यहाँ जब रुधिर है तो रुधिर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे O2 होता है,
O2 को कहता है चलिए। ऑक्सीजन जो हमारा रक्त होता है, रक्त हीमोग्लोबिन, वो कहता है चलिए आप, तो उसको शरीर के क्या रक्त के थ्रू, इसके बाद पहला ये तो हो गया, इसके बाद रक्त के थ्रू कहाँ पे, ऊतक में भेजने का कार्य करता है। और बाहर क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। तो यही होता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वही हमारा ऑक्सीजन को लेके ऊतक के पास जाता है। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन के कैरियर का काम करता है, इतना जान लीजिए। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन के कैरियर का काम करता है। कैरियर मतलब वही ऊतकों तक आपका वो ऑक्सीजन को, कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो ठीक है, तो आपका दूसरा सही हो जाएगा। कैसे, पहले ये, फिर रक्त में जाता है, रक्त के बाद लास्ट में ऊतक में। तो ठीक है, तीसरा, अगर आपको तीसरा ही पता था, यही दोनों में था, तो आपका सी वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन, 2020-21 में आया है, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल कौन का है, एल्वियोली है। ठीक है, याद रखिएगा, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल एल्वियोली है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां सातवां क्वेश्चन देखते हैं। आज नंबरिंग गड़बड़ हो गया, देखिए सातवां, यही से देख लीजिए। ठीक है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो क्या गति होती है, तो श्वास की गति क्या होती है। मतलब जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या बढ़ जाती है कि घट जाती है। जैसे आप कहीं पे जाइए, मान लीजिए ऊपर जा रहे हैं, पहाड़ पे अब तो जाते हैं, तो पहाड़ पे जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए वैष्णो देवी गए, कभी कभी वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो गई तो क्या होती है, हमारी श्वास ज़्यादा तेज चलने लगती है। ठीक है, तो हमारी श्वास, जब ऑक्सीजन की कमी आती, कहीं भी आप जाइए, तो हमारे सांस की दर बढ़ जाती है, घटती नहीं है, क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आपका ये हो जाता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब ये, मतलब एक चीज़ पूछा जाता है कि जो बंद कमरा होता है, अगर उसमें अंगीठी जला लेते हैं तो वहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है। तो हमें बंद कमरे में अंगीठी नहीं जलाना चाहिए। तो वहीं पे जब कार्बन मोनोऑक्साइड ये श्वास के थ्रू अंदर जाता है, तो जो ऑक्सीजन की सांद्रता होती है, ऑक्सीजन तो अपना प्रवाह हो ही रहा था, लेकिन ये उसके धीमा कर देता है। जो ये होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जिसको बोलते हैं ना, ये उसके प्रवाह को धीमा कर देता है। जैसे ज़्यादा होने पर सांस फूलने लगती है, तो कभी कभी बंद कमरे में किसी की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए रक्त के ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को प्रभावित कर देता है। ठीक है, जो रक्त हमारा ऑक्सीजन, तो रक्त तो सिर्फ जान रहा है कि हम ऑक्सीजन को लेके जा रहे हैं, जब वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया तो वो थोड़ी जान पा रहा है ये, तो वो सोचता है ये कोई दूसरा चीज़ आ गया है। ठीक है, तो सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन को ही रक्त पहचानता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को नहीं पहचानता। ठीक है, तो यही होगा आपका डी। ये क्वेश्चन बताइए, वीडियो पॉज करके बताइए। निम्नलिखित में जैव रूपांतरण मानव शरीर में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो किससे, तो जो ATP होता है किसमें परिवर्तित होता है, ADP। तो ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। मैं लिख देता हूँ, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब इसका जब जल अपघटन हो जाता है तो क्या हो जाता है, ADP। तो उसका क्या फुल फॉर्म है, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। तो क्या होता है, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। ठीक है, तो ये ATP होता है, ADP में बदल जाता है। T किस में बदल जाता है, D में बदल जाता है। याद रखिएगा, T किस में बदल जाता है, D में बदल जाता है। इसका कोई ट्रिक बनाइए ताकि आपका T D में बदले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड में एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं।
अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो क्या कहते हैं, ये वायु श्वसन, अभी हम वही पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, वायु श्वसन या ऑक्सी या वायु श्वसन। इसको इंग्लिश में बोल लेते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, एरोबिक रिस्पायरेशन कहलाता है। इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, कंप्लीट आपका ऑक्सीकरण हो जाता है। किसका, ग्लूकोज का। ये तो बता रहा है ग्लूकोज का कार्बन डाई और जल में हो जाता है, ठीक है। तो ये पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं, वायु श्वसन। इसको क्या कहते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन लिख देते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए ये वाला देखते हैं, पेज 11, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में यही फिर कह रहा है क्या, कोशिका द्रव में ग्लूकोज के 4 कार्बन अणु वाले पायरुवेट विखंडित होते हैं। ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है। क्या बोल रहा है, सही कथन बोल रहा है, ठीक है, ये सही लग रहा है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। हाँ ये आपका, ये भी सही है, ये भी सही है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट कार्बन डाई और इथेनॉल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या होता है, जो पायरुवेट होता है यहाँ पे लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है, यहाँ कार्बन डाई और इथेनॉल के रूप में। तो सी वाला सही हो जाएगा। अब चलिए ये देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो कौन सा है, यहाँ पे ए बी सी, आप सी ऑप्शन लिख दीजिए, क्या लिखते हैं, यकृत, ठीक है। डी ऑप्शन लिख दीजिए, डी एकदम आप बिक्र लिख दीजिए, या किडनी जिसको कहते हैं ना। कौन सा, अब बताइए, ए बी सी डी। शरीर के ताप को कौन सा नियंत्रित करता है, तो आपका कौन सा नियंत्रित करता है, फेफड़ा नियंत्रित करता है। आप पूछेंगे सर ये फेफड़ा कैसे नियंत्रित करता है, तो क्या होता है, जब श्वसन की क्रिया होती है, ठीक है, तो जो टिश्यू में जो भोज्य पदार्थ हमारे होते हैं उनका क्या होता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन इससे क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये तो ऊर्जा उत्पन्न हो गई, अब जाए कैसे, वहीं जब दूसरी तरफ क्या होता है, जलवाष्प, जैसे हम सांस निकालते हैं ना, जलवाष्प निकलता है कुछ, कभी कभी ठंडियों में हमें दिखता है जब जैसे निकालते हैं ना, जल वहीं क्या होता है, जलवाष्प और जो गैस निकलती है वो गर्म होती है ना, कभी कभी देखिए ऐसे गर्म होती है कभी कभी, तो ये सब ताप को नियंत्रित करते हैं। तो बाहर से निकलता भी है और अंदर हमारा ऊर्जा उत्पन्न भी होता है। तो ये सब कौन करता है, रिस्पायरेशन। तो कहाँ रिस्पायरेशन होता है, फेफड़ों में ही रिस्पायरेशन होता है। तो ये देखिए यही होता है, हमारे शरीर के ताप को कौन सा नियंत्रित करता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये MPPCS में आया है, 1991 में आया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो शरीर के ताप को कौन सा नियंत्रित करता है, फेफड़ा। कोई पूछे कौन नियंत्रित करेगा, तो फेफड़ा। लोग फेफड़ा नहीं देखेंगे, लेकिन यही नियंत्रित करता है ना। तो कैसे याद करेंगे इसको, जब ताप की बात आ जाती है तो बताइए, ताप की बात आई है तो सिगरेट याद रख लीजिए ना। तो गरम गरम जो सिगरेट पीते हैं गर्म धुआं जाता है, तो इसी गर्म से ताप याद रख लीजिए बस। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है। तो आई थिंक इसको बताने की ज़रूरत नहीं, इसको तो आपको पता ही हो, सॉरी, इसको तो आपको पता ही होगा कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है, ठीक है। परिसंचरण तंत्र आ गया शायद, उसके क्वेश्चन अब चल रहे हैं, दोनों में इसमें मिक्स किए हैं। 69 क्वेश्चन है आज। हृदय कब हमारा आराम करता है, तो ये भी हमें, मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी पता होगा आपको। हृदय कब हमारा आराम करता है, तो हृदय कब आराम करता है, आयो बता दिए होंगे आप। 2 धड़कनों के बीच हमारा हृदय आराम करता है। कब ये आराम करता है, 2 धड़कनों के बीच। जब हमारा एक धड़कन स्टार्ट चलता है ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होता है ना, तो हमारा, तो ये क्या होता है, 2 धड़कनों के बीच।
कभी मूवी वूवी में देखे होंगे ऐसे ऐसे चलते, जब ऐसे ऐसे चले ना, मूवी में दिखाया जाता है जब ऐसे ऐसे चले तो जान लीजिए सही है। अगर सीधे जा रही है लाइन, ठीक है, जो डॉक्टर दिखाते हैं सीधे लाइन जा रही है तो क्या होता है, वो फिर वो खतरे के निशान के ऊपर है, मतलब खतरा उस पर अभी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर ऐसे ऐसे चले तो जान लीजिए सही है। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है? हार्ट अटैक से संबंधित कौन सा लक्षण नहीं है, ये बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सोचिए वीडियो पॉज करके। इसके बाद अब देखिए, सीने में दर्द, हाँ ये तो हम जाएंगे। सीने में दर्द भी होता है, कभी कभी किसी का हार्ट अटैक आता है तो अपना सीना नहीं पकड़ता, देखते हैं तो सीने में दर्द। पसीना और जी मचलाना, ये भी बहुत बड़ा लक्षण है। अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो पसीना होगा और जी मचलाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाँह में दर्द और झंझनाहट, आपका जो हार्ट अटैक आता है ना तो ये जो बाँह होता है ना, यहाँ भी दर्द होता है बाँह में, ठीक है। तो बाँह में भी दर्द होता है, अगर किसी को हो तो आप समझ जाइएगा कुछ गड़बड़ है, तो इसको तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। बायो पढ़ने का मतलब कुछ यूज भी किया करिए, ठीक है। टांगों में दर्द, इसका कोई मतलब नहीं है, टांगों में दर्द का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपका पसीना भी आता है, बाँह में भी दर्द आता है, बाँह आप वहाँ आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, लेकिन बाँह में भी दर्द होता है ना, तो टांग से इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन आया है, कौन सा हृदय घात का सटीक लक्षण है? जीभ मचलाना अभी हम बता दिए हैं, हाँ, जीभ मचलाना बता दिए हैं। सेकंड क्या है, तेज पसीना आना, तो अगर तेज पसीना आ रहा है तब भी हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, मतलब आ रहा है, ठीक है। सीने में तेज दर्द, ठीक है, ये तो सही है। सिर दर्द आपका नहीं है, तो ठीक है। आप जीभ मचलाना याद रखिएगा, हो सकता है आप जीभ मचलाना को भी इग्नोर कर दें, लेकिन जीभ मचलाना इग्नोर नहीं करना है। सीने में दर्द आपका ये नहीं है, ठीक है। तो तीसरा हटा दीजिए, यहाँ भी तीसरा है, यहाँ भी तीसरा है, यहाँ ये सिर दर्द नहीं होगा, सीने में दर्द होगा, ठीक है। तो आपका डी वाला सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हृदय में कितने अच्छे होते हैं? क्वेश्चन यहाँ पूछना चाहिए था कि मानव के हृदय में कितने अच्छे होते हैं ना, क्योंकि सबके हृदय में अच्छे अलग अलग होते हैं। तो मानव के हृदय में कितने अच्छे होते हैं? 4 अच्छे होते हैं, ठीक है। कितने अच्छे होते हैं? 4 अच्छे होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, राइट ऑरिकल होता है, तो क्या होता है राइट ऑरिकल, मतलब दाहिना आलिंद। तो एक यहाँ होता है अच्छे, एक देखिए ऐसे बना होता है, ऐसे 4 में डिवाइड होता है। अब ये दोनों क्या होता है, ये राइट ऑरिकल होता है, इसको दाहिना आलिंद बोलते हैं, ठीक है, दाहिना आलिंद। अब जब ये दाहिना हो गया तो ये बायां आलिंद हो गया, तो ये लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। तो ये दाहिना हो गया, ये बायां हो गया, ये फिर दाहिना निलय, नीचे निलय है, तो ऐसे याद करिएगा, निलय नीचे होता है, नी से निलय, ठीक है। तो ये दाहिना निलय, ठीक है। तो ये होता है राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए इसमें कैसे लिखा, इधर ऐसा दे रहा है तो राइट, आप अगर देख रहे होंगे स्क्रीन पे तो इधर राइट लिख रहा होगा, लेकिन राइट ये नहीं, जब खुद आप शरीर में खड़े होइए और आप खुद देखिए कि आपका हाथ जिस तरफ होगा वो राइट वाला होगा, जो जिस तरफ राइट हाथ होगा हैंड होगा, और जिस तरफ लेफ्ट हैंड होगा वो लेफ्ट ऑरिकल होगा। ऐसे देखिए, मतलब ऐसे स्क्रीन वाला ना देखिए, इसको तो उल्टा हो जाता है, ठीक है। ऐसे अगर देखेंगे लेफ्ट का राइट, खुद आप देखिए तब अपने खुद के हिसाब से देखिए तब वो माना जाता है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाता है। तो यही होता है कक्ष 1 2 3 4, इसी में से सब जुड़े होते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, तो ये कह रहे हैं कि जो मानव कलाई में होती है जो नाड़ी, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं जो नाड़ी वो चेक करता है तो वो कितनी बार धड़कता है, तो हृदय से तेज धड़कता है, जो हमारा जो हृदय धड़कता है क्या उससे तेज धड़कता है, क्या उससे मंद धड़कता है,
यह हृदय के बराबर या हृदय से स्वतंत्र होकर। यूपी पीसीएस में 2 बार पूछा गया है। तो उसका देखिए डॉक्टर को भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए क्या कहते हैं वो हृदय के बराबर ही रखता है। मेरा मतलब याद कराने का मतलब है हृदय के वो बराबर ही रखता है। क्यों? क्योंकि देखिए डॉक्टर ये हाथ पकड़ लेता है, अगर तेज़ धड़क रहा है तो लगता है आपको तो प्रॉब्लम है ही है, ठीक है। तो अगर देखता अपना घड़ी भी देखता रहता है, ठीक है, तो कितनी बार जितना हृदय धड़कता है उतनी बार ये भी धड़कता है, ठीक है। नाड़ी स्पंदन, नाड़ी स्पंदन क्या होता है? जो हाथ की कलाई पकड़ के डॉक्टर चेक करता है। अब देखिए एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। तो कह रहे हैं ब्लड कितना होता है मनुष्य एक, अगर एक स्वस्थ मनुष्य है तो उसमें ब्लड कितना होता है। तो एक अगर स्वस्थ मनुष्य है तो उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। कितना ब्लड होता है? 5 से 6 लीटर उसमें ब्लड होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यही आपका, ठीक है, इसमें तो कुछ बताने लायक नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20वां क्वेश्चन। एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले मनुष्य में कुल मात्रा होती है। अब देखिए इसमें 5 से 6 लीटर का रहा है, तो 5 to 6 लीटर तो दोनों में है। तो आप इसमें क्या करेंगे, वहाँ पे तो स्टार लगाया था, तो इसमें कुछ भी कर लीजिए, चाहे 5 कर लीजिए या 6 कर लीजिए, ठीक है। तो 5 या 6 लीटर, तो मान लीजिए मैं 6 ही कर लेता हूँ। अच्छा ब्लड होना चाहिए, कम ब्लड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 6 लीटर मान लीजिए, या स्टार ही लगा दीजिए क्वेश्चन की तरह, ठीक है। तो एक स्वस्थ मनुष्य में कितना ब्लड होना चाहिए? 5 से 6 लीटर होना चाहिए। रक्त होता है, रक्त क्या होता है? तो एक रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। एक तरल संयोजी ऊतक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चिपचिपा लाल द्रव होता है, ठीक है, एक तरल संयोजी ऊतक। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? बीओ 2019 में आया है 22वां सवाल। तो हीमोग्लोबिन के संबंध में बताइए कौन सा आपका कथन सही नहीं है? यह लाल रंग का होता है, ये तो एकदम सही लग रहा है। यह फेफड़ों की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वहन करता है। वहाँ पे हम क्या बताए थे, जैसे फेफड़ा बताए थे, वहाँ तो जो ये हीमोग्लोबिन यहाँ होता है, यहाँ से ऑक्सीजन लेके जा रहा है, ठीक है। तो कौन लेके जाता है? हीमोग्लोबिन ही लेके जाता है, तो ये भी हमारा सही लग रहा है। अब देखिए यह कुछ अम्लीय होता है, कह रहा है ये कुछ अम्लीय होता है, तो ये सही है कि गलत है? अब देखिए ब्लड का पीएच मान कितना होता है? लगभग 7.1 से 7.4 के मध्य होता है। तो ये 7 से जब ऊपर हो गया तो क्षारीय होगा, तो अम्लीय कहाँ से होगा? तो ये एकदम गलत हो गया, ठीक है। यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है जो ऊतक है उसको फेफड़ों से, वो ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। तो हाँ ये भी सही है, क्योंकि जो पहले क्या होता है, पहले आपका फेफड़ों से यहाँ तो ऊतकों तक ऑक्सीजन लाता है, इसके बाद यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकालता है फेफड़ों में, फेफड़ों से बाहर वो निकल जाता है। तो ये भी आपका सही कह रहा है। तो यह अम्लीय नहीं, अगर आपको अम्लीय क्षारीय पता होगा तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाता, ठीक है। आपका सी होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर देखिए ये क्वेश्चन आप 2016 में पीसीएस वाला प्रीवियस ईयर पढ़े थे, तो 2019 में जो बीओ का पेपर आया था वो आराम से कर देते, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। हीमोग्लोबिन एकदम सही कह रहा है, रक्त में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का संचार करता है। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि यह लौह युक्त यौगिक है। तो हाँ हीमो मतलब लौह ना, यही अभी क्वेश्चन भी आएगा कि हीमोग्लोबिन आएगा या मायोग्लोबिन आएगा, कुछ भी आएगा तो आप लौह ही लगाएंगे, ठीक है। ग्लोबिन मतलब हीमो मतलब हेमेटाइट देखे हैं लोहा, उसी से बना है, तो लौह युक्त यौगिक होता है, ये भी सही, ये भी। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अब देखिए प्रतिरक्षा क्या कहता है, हीमोग्लोबिन नहीं, ये WBC होता है।
या आरबीसी की बात कर, आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी जो होता है वो सैनिक सेल का काम करता है। ठीक है, ये आपका ये नहीं करता है। यह लाल रंग का, लाल रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। हाँ, तो ये आपका सही है। अब देखिए हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं यहाँ पे, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हाँ देखिए यही कह रहा है, यही क्वेश्चन आ गया। तो इसका काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, अब चलिए हम कुछ थोड़ा सा ये रेड ब्लड सेल और इसके बारे में बता देते हैं। अब देखिए, आपको अगर पूछे कि आपका कि ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये पूरे रक्त का कितना % होता है, तो हीमोग्लोबिन याद रखिए रक्त का 40 से 50% आपका हीमोग्लोबिन ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आप याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन केवल कशेरुकीय प्राणी में पाई जाती है। अब पूछे कि ये कशेरुकीय प्राणी क्या होता है? कशेरुकीय प्राणी तो जिनकी रीढ़ होती है, रीढ़ वाला ना, रीढ़ वाली, तो ये वर्टिब्रेट जो होती हैं ये उन्हीं में पाया जाता है। जैसे केचुआ में नहीं पाया जाता है। ठीक है, केचुआ में आपका ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन वो दूसरे फॉर्म में आ जाता है। ठीक, प्लाज्मा में वो कन्वर्ट हो जाता है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हम कहें मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कुछ भी हो तो आपको क्या लगाना है? लोहा लगाना है। देखिए अभी देखिए और क्वेश्चन, किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय होता है? ठीक है, प्लाज्मा नहीं था, जीव द्रव में। ठीक है, तो जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए IAS 1994, अगर आपको यहाँ कुछ नहीं पता है तो आप क्या करेंगे? रीजनिंग अगर यहाँ लगा देते हैं तब भी सही हो जाता, क्योंकि आप ऐसे ही रीजनिंग लगा देते कि मछली, जब देखते हैं मछली का ब्लड रेड होता है, मानो का रेड होता है भी है, मेढक का भी रेड होता है, ये केचुआ का ब्लड है रेड नहीं होता। तो इसमें अगर रीजनिंग हो जाता तब भी ये सही हो जाता है कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये आपका डी वाला हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन विलय हो जाता है जीव द्रव में केचुआ के, इसीलिए इसका जो केचुआ जब टूटता है इसमें रेड नहीं ब्लड निकलता। ठीक है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो मुझे लगता है इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, पता होगा क्या कार्य करता है रक्त शरीर में। ठीक है, तो रक्त शरीर या सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, तरलता बंद भोजन को पाचन, खड़े होने में सहायता करता है। तो क्या पहला है? पहला ही सही है आपका। ठीक है, तो पहला ही ऑक्सीजन पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाता है। ठीक है, ये क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। याद रखिएगा, तरल संयोजी ऊतक, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ये क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। मनुष्य का औसत रक्तचाप क्या होता है? ये आपको पता होना चाहिए। कभी भी जब जैसे एक वॉच अब इस समय आ रही है तो ये सब बताते रहते हैं। तो कितना होना चाहिए? 120 और 80। ठीक है, तो 120 80। दो टाइप के प्रेशर होते हैं। ठीक है, दो टाइप के, एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक प्रेशर होता है, जिसको परकुंचन दाब जो सिस्टोलिक होता है, लिख देता हूँ सिस्टोलिक, सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, और एक क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। ये दो तरीके से प्रेशर होते हैं। और सिस्टोलिक क्या होता है? ये 120 होता है। डायस्टोलिक क्या होता है? ये आपका जो सिस्टोलिक होता है सामान्य तौर पर परकुंचन, हाँ 120 होता है, इंग्लिश हिंदी में परकुंचन। देखिए, और ये इसको क्या कहते हैं? आपका डायस्टोलिक को बताइए। डायस्टोलिक को परासरण दाब करते हैं, इसको परकुंचन दाब कहते हैं, और इसको परासरण दाब कहते हैं हिंदी में, परासरण दाब। अब देखिए, डायस्टोलिक कितना होता है? 80 होता है। ठीक है, तो परासरण दाब कितना होता है? 80 होता है। और सिस्टोलिक ये 120 होता है। तो ये भी अभी ये क्वेश्चन आया है, अभी ये भी पूछ लिया, तो सिस्टोलिक कितना होना चाहिए? तो 120 होना चाहिए, डायस्टोलिक 80 होना चाहिए, याद रखिए। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक या डायस्टोलिक होता है, याद रखिए।
ये आया ना। तो सिस्टोलिक मतलब क्या 180, डायस्टोलिक मतलब क्या 80, तो आ गया। सिस्टोलिक 120 होता है, डायस्टोलिक 80 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, नहीं तो डायस्टोलिक 80 लगा दें। सिस्टोलिक 120 होता है, डायस्टोलिक 80 होता है। मतलब ऐसे याद करिए कि आपका सिर, सिर यहाँ से अगर यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया सिर, तो सिर मतलब सिर तो ऊपर ही होता है, तो सिर ऊपर 120 डाई। अब ये जब एक ऊपर हो गया तो एक तो नीचे होगा ही। इसमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन है? तो ये इसको तो आई थिंक आप कर ही लेंगे। रक्त दाब का मापन यंत्र क्या है? स्फेगनोमीटर। स्फेगनोमीटर रक्त दाब का मापन यंत्र है। क्या है? स्फेगनोमीटर, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए यही क्वेश्चन वो भी है, क्या है 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यक्ति का रक्तचाप 140 HG है? उस HG का क्या ताप दर है? HG, अब देखिए यूपी PCS 2015 में आया इस इतना सिंपल क्वेश्चन। HG मतलब क्या होता है? मरकरी, ये तो जानते हैं। अब HG मरकरी जब आपका आया गया तो मरकरी, इससे एक रोग बहुत बार पूछा जाता है। कौन सा रोग? मिनी माता रोग। तो मिनी माता रोग जो होता है वो किससे होता है? मरकरी से। याद हो कैसे याद करेंगे? M से मरकरी, M से मिनी माता रोग। कभी भी आ जाए तो मिनी माता रोग किससे होता है? तो मरकरी से होता है। ठीक है, तो ये HG यहाँ पूछ लिया है। यहाँ तो कोई सिंपल ही मतलब, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है सामान्यतः उसका ताप रक्त दाब क्या होता है? तो ये कहते नहीं, जैसे अभी देखिए कहते नहीं वो बूढ़े हो गए हैं इसलिए उनका BP बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो BP बढ़ जाता है। जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो घटता नहीं, बढ़ जाता है। अब छोटे बच्चे का BP थोड़ी बढ़ेगा, कभी ये दिमाग लगे, छोटे बच्चों का BP थोड़ी बढ़ेगा, तो यही होगा B। चलिए ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को खुद ही करिए। IAS का क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे? एकदम सिंपल तरीके से आप कर देंगे। X का मतलब किसका दाम मान सामान्य है? तो एक श्रीमती XG है। अब देखिए श्रीमती कैसे लिखा जाए, हिंदी में पढ़ा रहा था। श्रीमती ये वर्तनी का शब्द है, आपके पेपर में 60 नंबर का हिंदी आएगी। ये देखिए श्रीमती, IAS वालों ने दिया है श्रीमती कैसे लिखा जाता है। श्रीमती माँ बड़ी मात्रा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 90-60 गलत, ये भी गलत, ये देखिए एकदम 60 है, तो वाई वाला हमारा सही है। IAS का पेपर देखिए कितना सिंपल आप कर दिए। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारे शरीर में रक्त का दाब किसका होता है? मतलब जो रक्त का दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा होता है या वायुमंडलीय दाब से कम होता है? तो हमारे शरीर में रक्त का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, तो देखिए अगर वायुमंडलीय दाब अधिक हो जाएगा तो हमारे शरीर मतलब फट जाए, हमारी नसें फट जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए हमारा वायुमंडलीय हमारे शरीर का दाब उससे अधिक होता है। ठीक है, तो ताकि वो ज़्यादा प्रेशर न लगा पाए, तो हमारा क्या होता है, हमारे शरीर रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। याद रखिएगा, ये मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अधिक बताए थे कम बताए थे। कोई ट्रिक आप बना लीजिए कि हमारे शरीर का रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इतना जान लीजिए। ठीक है, कोई भी ट्रिक बना लीजिए। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इतना जान लीजिए। ठीक है, अब पूछे निर्वात में कि वायुमंडलीय दाब मतलब जो डॉक्टर द्वारा नापा जाता है तो कितना होता है? 120 mmHg। अगर निर्वात में पूछे निर्वात के सापेक्ष हमारा कितना दाब होता है, तो निर्वात के सापेक्ष होता है 880, पूछ ले सकता है mmHg। निर्वात में अगर जैसे हम चंद्रमा पे चले गए तो 880 mmHg, यहाँ पे हमारा 120 mmHg होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रक्त समूहों की खोज किसने की थी?
बताइए रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो रक्त समूह की खोज आप तो जानते होंगे कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो ये आपको जानना जरूरी नहीं है, जरूरी जानते हैं क्या है ये देखिए। कार्ल लैंडस्टीनर ने कब खोज की थी, तब कब खोज की थी 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी। कितने रक्त समूह की खोज की थी, 4 रक्त समूह की खोज की थी। कौन कौन, ए बी और ओ। तो ये चारों रक्त समूह की खोज की थी, याद रखिएगा ए बी ओ। ठीक है। अब देखिए ये भी पूछा जाता है जो आरएच फैक्टर था वो कहाँ किस में खोजा गया था। तो किस में खोजा गया था, रीसस बंदर में। तो रीसस बंदर में आरएच फैक्टर खोजा गया था, ढूंढा गया था। किस में, रीसस बंदर में। तो 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूहों की खोज की, ए बी ए ओ। ठीक है, किसमें, रीसस बंदर में। कितनी बार आया है। चलिए, आर्यच कारक नाम संबंधित है किस कवि से। तो अभी हम बंदर बता रहे थे ना, तो ये वाला क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा। चलिए, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक यूनिवर्सल डोनर है। बताइए यूनिवर्सल डोनर कौन सा है। ये क्वेश्चन दो देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया, मैं सबको नहीं लिया हूँ। 2016 में पूछा गया है, इसके बाद 2003 में, इसके बाद 2000 में, 1999 में, 95 में, सब जगह पूछा गया है। ठीक है, तो ये मतलब कह रहा है यूनिवर्सल डोनर कह रहा है। अब देखिए इसको लिखा कैसे जाता है, डोनर को DONOR। ठीक है, डोनर ऐसे लिखा जाता है। तो देखिए ओ है तो आपका ओ ही है, डोनर मतलब ओ ही है। ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर अगर कहे तो आपका कौन सा हो जाएगा, ओ। ठीक है, अब देखिए किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वत्रिक दाता होता है। दाता मतलब डोनर, मतलब जो दान करता है। तो ये भी आपका कौन सा आंसर होगा, आपका ओ। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें याद रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए एक होता है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक होता है आपका ओ, डोनर हो गया। और एक देखिए एक क्वेश्चन आ जाता है ए बी। अब देखिए रुकिए अभी ये पहले बता देता हूँ। एक है डोनर ये, ठीक है, डोनर। और एक एक्सेप्टर है। ठीक है, तो एक्सेप्टर कौन होता है, ए बी, जो सबसे ले सकता है, ये सबको दे सकता है। अब देखिए डोनर में क्या होता है, डोनर में कोई एंटीजन नहीं होता है। यहाँ पे याद रखिएगा एंटीजन जो होता है, एंटीजन ये नहीं होता है। ठीक है, और देखिए और इसमें क्या होता है, ए बी में क्या नहीं होता है, इसमें एंटीबॉडी नहीं होता इसमें। तो एंटीबॉडी इसमें नहीं होता है। तो याद रखिएगा डोनर में एंटीजन नहीं होता है, ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है। तो ये नहीं होता, तो डोनर में क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। ए बी में क्या होता है, एंटीजन होता है। ये इसमें होता है, ये इसमें होता है। ठीक है, याद है कैसे याद रखेंगे, देखिए ओ यहाँ है तो ये ओ यहाँ दिख रहा है कहीं, आपको ओ यहाँ कहीं दिख रहा है नहीं, तो ये हटा दीजिए। ओ यहाँ है, ओ यहाँ एक दिख रहा है, एक देखिए यहाँ ओ दिख रहा है। तो ओ डोनर में एंटीबॉडी, ए बी में ए दिख रहा है तो ए लगा दीजिए बस, एंटीजन। तो एंटीजन किस में होता है, ए बी में, एंटीबॉडी ओ में। अब देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन में भी बताता हूँ, ये देखिए ए बी रक्त समूह वाले लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। तो ए बी जो होता है IAS में आया, MPPCS में आया है। ठीक है, तो मान लीजिए ये ए बी है, तो हम क्या कहते हैं, डोनर। तो DONOR, दाता इसको इंग्लिश में कहते हैं, दाता मतलब देने वाला। तो प्राप्तकर्ता ए बी, हाँ एकदम सही है। रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता, कह रहा है जो ए बी होता है उसमें कोई एंटीजन नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कहा था, जो ए बी में होता है वो एंटीजन होता है। ठीक है,
ए बी में एंटीजन होता है, ओ में एंटीबॉडी होती है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए अनरक्त समूह के एलिवेशन नहीं। ए बी में भाई साहब आपका एंटीजन होता है। ए से अगर ए बी लिखा गया है तो लिख दीजिए ये एंटीजन है, एंटीजन। ठीक है, ऐसे याद करिए। ए बी डिविलियर्स ऐसे याद कर लीजिए, ए बी डिविलियर्स जो थे वो एंटी, ठीक है, तो एंटीजन मतलब क्या कह सकते हैं कि ए बी डिविलियर्स तो एंटी नहीं थे लोगों के, वो सबसे प्यार करते थे। एंटी नहीं थे, जन मतलब लोगों से, एंटी नहीं थे ए बी, तो एंटीजन इसमें पाया जाता था ए बी में। ठीक है, तो ए बी में एंटीजन पाया जाता है, ओ में एंटीबॉडी, तो आपका सी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए, सार्वभौमिक स्वीकार्य, तो सार्वभौमिक स्वीकार्य कौन सा है, तो आपका अभी हम बता रहे हैं स्वीकार्य ए बी है। अगर दाता पूछे तो दाता मतलब डोनर, डोनर का ओ उठा लीजिए। ठीक है, ये आपका डोनर है। 22 में देखिए पीसीएस प्री 2022 में पूछा है। अब देखिए, वर्ग ए बी वाला रक्त समूह किसी एक व्यक्ति को रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो। अब बताइए, जो ए बी वाला है वो किस व्यक्ति से रक्त ले सकता है जिसका रक्त समूह है। अब देखिए बताइए, तो हम क्या बताएं, ए बी में क्या होता है, एंटीजन। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एक एंटीजन ए होता है, एक एंटीजन बी होता है। तो ठीक है, तो दोनों एंटीजन होता है लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है। तब ये क्या कह रहा है, भैया हमारे पास एंटीजन है, प्लीज़ हमको एंटीबॉडी दीजिए, कहीं से भी ला के दीजिए एंटीबॉडी, ताकि हमारा शरीर चल सके। ठीक है, तो जिसके अगर ए बी रक्त समूह है तो वो किसी भी वर्ग से आपका ये रक्त ले सकता है। ठीक है, किसी भी वर्ग का रक्त ले सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी है ये नहीं है, इसके पास एंटीजन है ए बी। दो टाइप के एंटीजन होते हैं, ए और बी दोनों एंटीजन है, एंटीबॉडी नहीं है, इसीलिए किसी से भी ले सकता है कि हमको ला के दीजिए। ए बी रक्त वाले व्यक्ति कभी कभी सर्वाधिक रक्त अदाता कहा जाता है। मतलब ए बी को जो होता है उनको क्या कहता है। अभी देखिए वही क्वेश्चन है, देखिए आईएएस का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके ध्यान से देखिए, खुद ही कर देंगे। कह रहा है अदाता मतलब क्या, लेने वाला, दाता होता देने वाला, आ लगा दिया तो मतलब लेने वाला आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, कहा क्योंकि मतलब ए बी, इनका खाली पूछने का मतलब है कि मतलब एक्सेप्टर क्यों कहा जाता है ए बी को। तब देखिए अभी हम बताएं, ए बी में एंटीजन होता है, उसके रक्त में एंटीजन का अभाव होता है। एंटीजन तो हम बता ही नहीं कि ए बी होता है, उसमें दो टाइप के एंटीजन होता है, एक ए एक बी। उसके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन आप कर दिए, 1 मिनट में लगा, कुछ नहीं लगा, आप ये क्वेश्चन को कर दिए। तो ए बी में एंटीबॉडी का अभाव होता है। ठीक है, अगर आपको अभी तक मैंने सब्सक्राइब नहीं बोला, सब्सक्राइब अगर करना हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना लाइक कर, ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रहा हो। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये कितना टफ है, लेकिन देखिए कितना ये मतलब परसेंटेज रक्त थोड़ा टफ माना जाता है, लेकिन कितना आराम से आपको पढ़ा रहे हैं। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है, सड़क दुर्घटना गंभीर रूप से घायल हो गया है, चिकित्सा रक्तदान की सलाह देते हैं, उसे रक्तदान हेतु तो उसके कौन सा रक्त समूह दिया जाएगा। अब बताइए, अब देखिए उसके पास क्या है, उसके पास रक्त समूह ए है। ठीक है, तो जब उसके पास रक्त समूह ए है तो क्या हो सकता है, उसको कौन कौन से लोग दे सकते हैं, ये आप बताइए। तो उसको कौन से दे सकते हैं, ओ भी दे सकता है, पत्नी भी दे सकती है, ठीक है, ओ पुत्र भी ए भी दे सकता है। ठीक है, और उसको एक ए भी दे सकता है। तो ठीक है, तो आपका कौन सा होगा, डी होगा, 1 3 और 4। ठीक है, तो 1 3 और 4 जिस व्यक्ति का रक्त समूह ए है तो उसको डी वाला दे सकता है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, देखते हैं
एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो उसके रक्त की आवश्यकता है, तो किंतु उसके परीक्षण करने का समय नहीं है। तो जैसे किसी का परीक्षण करने का समय नहीं है तो उसको कौन सा रक्त दिया जा सकता है? तो उसको कौन सा दिया जा सकता है? ओ माइनस। क्यों दिया जा सकता है? क्योंकि ओ माइनस में आप बोलेंगे ना तो इसमें एंटीजन होता है ना कोई आरएच फैक्टर होता है, इसीलिए यह किसी व्यक्ति को देने में कोई इसके अंदर नहीं, मतलब कोई आपका रक्त का थक्कापन नहीं जमेगा। ठीक है, तो ओ माइनस याद रखिएगा। ओ माइनस अगर समय नहीं है तो आप ओ माइनस दे दीजिए। ठीक है, अगर आपको परीक्षण करने का समय नहीं है ब्लड निकालने का तो ओ माइनस। इसमें कोई एंटीजन नहीं होता ना उसमें कोई आरएच फैक्टर होता है, ओ माइनस में, याद रखिएगा। अब देखिए इस वाले को पढ़िए, कौन सा क्वेश्चन आपका सही आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ए वाला सही हो जाएगा। आईएएस का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा वही आपका एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, ओ आर एच माइनस। ठीक है, यदि एक पिता का वर्ग ए है माता का ओ है तो बताइए उसके पुत्र में कौन सा वर्ग आ सकता है। तो अगर पिता का ए है माता का ओ है तो उसमें कौन सा वक्त आ सकता है बताइए। तो वो कौन सा आ सकता है? वो ही आ सकता है। अब इसका क्या लॉजिक है देखिए, जो ये रक्त होता है इसमें जो तीन होते हैं ए बी ओ, इसी तीन में अनुवांशिक लक्षण पाए जाते हैं। अगर इस टाइप के कभी सवाल आए, 1994 में आया, आ सकता है, इस टाइप के अगर सवाल आए तो इस तीनों में अनुवांशिक जेनेटिक गुण पाए जाते हैं। जब जेनेटिक गुण पाए जाएंगे तो ये पिता हैं ये माता है, तो ये इनके जीन से क्या ए बी बनेगा? ए बी ओ में है, ये भी नहीं बनेगा। तो तीनों इसमें दे दिया, ए बी इसमें आ गया नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये आपका बी। तो ए बी, अगर ए तो है ही है, ओ ए, तो अगर इसमें तो बी तो होगा नहीं, क्योंकि ना ए यहाँ पे पिता का ना बी है ना माता का बी, तो इसको होगा नहीं, तो ओ ही आएगा। ठीक है, ओ ही। तो आपका क्या आ जाएगा? ओ आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर इसमें अगर आप बताएंगे किसी आपके मम्मी का, मान लीजिए आपके पिताजी का ए है आपकी माता का ओ है, तो आपका हो सकता है आपका ओ हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए? ओ, क्योंकि ये जेनेटिक आनुवंशिक गुण प्रदर्शित करते हैं। कौन? ए बी ओ। ठीक है, आधार ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि संगत होता है, आर एच में भी संगत होता है। तो यहाँ आर एच भी होता है, मतलब इनका कहने का मतलब है कि जब आप रक्त उक्त चढ़ाते हैं तो कुछ देखना चलता, आर एच भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला वाला सही हो जाएगा, बीपीएससी 2000। ठीक है, माता गर्भस्थ शिशु में आर एच रक्त प्रकार की विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता ना, तो अगर ये विसंगत के समय आर एच हीन अच्छा आर एच सहित ये है। ठीक है, आर एच हीन तथा आर एच अगर सहित, ठीक है, तो ये है, तो आपका ये माता में वो आर एच विसंगति में, तो गर्भस्थ शिशु में सिस्टम मतलब हो सकता है, तो आर एच हीन और आर एच सहित। चलिए ये वाला क्वेश्चन, किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर कितना होता है? अब बताइए, किसी एक समान व्यक्ति का, तो अभी हम कितना बताए, अगर रक्त का 7.3 से 7.4 यही होता है। ठीक है, कितना? 7.3 से 7.4 यही होता है आपका। ठीक है, अर्थात 7.4 भी कह सकते हैं क्या, रक्त का पीएच वैल्यू। ठीक है, तो पूछ सकते हैं रक्त क्या होता है, ये आपका ये क्षारीय होता है या बेस होता है? तो ये बेस होता है, रक्त आपका बेस होता है। अगर यूरिन पूछे तो यूरिन आपका एसिड होता है, बेस होता है, तो यूरिन आपका एसिडिक होता है। यूरिन का पीएच कितना होता है? तो यूरिन का पीएच होता है 6। ठीक है,
चलिए, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है। अब देखिए, प्रतिजन, एंटीजन मैं बता रहा हूँ, एंटीजन, एंटीजन, ठीक है। एंटीजन का काम क्या होता है? एंटीजन का काम होता है जो प्रतिरक्षा एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी तंत्र को परिवर्तित करता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी आप ये मत कहिए ये दूसरे के अपोजिट है। मतलब वो एंटीजन जो होता है वो एंटीबॉडी को, मतलब उसको जगाते हैं। अगर सोया भी रहता है तो उसको जगाने, उद्दीपित का काम करते हैं, एंटीबॉडी में परिवर्तित का काम करते हैं एंटीजन, ठीक है। एंटीबॉडी को परिवर्तित करने का काम करते हैं। तो हमेशा एंटीजन एंटीबॉडी को उद्दीपित करता है। उद्दीपित मतलब उसको जगाने का काम करता है, तो आपको, ताकि शरीर की रक्षा हो सके किससे? बीमारियों से। तो उसको प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है, यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरक्षा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा, 97 में आया है। एंटीजन की मूल विशेषता क्या है? अब देखिए, वह प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी के निर्माण को, जो एंटीबॉडी का निर्माण होता है उसको प्रेरित, निर्माण नहीं करते हैं, वो प्रेरित करते हैं। भाई तुम एंटीबॉडी बनाओ, एंटीबॉडी बनाओ। कैसे याद करेंगे? तो एंटीजन, उसके पास जन की मतलब सुरक्षा है, उसके पास जन जन की सुरक्षा है, इसीलिए वो परेशान रहता है कि आप एंटीबॉडी बनाओ, एंटीबॉडी बनाओ, ठीक है। तो इन प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित, प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी के निर्माण में प्रेरित करते हैं। शरीर में कौन सा एक संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? अब बताइए, शरीर में कौन सा एक जो है हमारे संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो कौन सा है? WBC। तो WBC जो होता है वाइट ब्लड सेल, ये हमारे शरीर में सैनिक सेल की तरह कार्य करता है, सैनिक सेल, ठीक है। तो सैनिक सेल की तरह कार्य करता है। तो ये किस तरह काम करता है? सैनिक सेल की तरह क्या काम करता है WBC? लिम्फोसाइट, ये जैसे आपका ये है पूरा शरीर है, तो ये पूरे शरीर में आपका दौड़ता रहता है लिम्फोसाइट, तो ये पूरे शरीर में मतलब रक्षा करता है, ठीक है। लेकिन जब ये आपका ये इसका लिम्फोसाइट जब ज़्यादा हो जाता है तो ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसी से होती है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? अब बताइए। अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो बताइए किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो यही लिम्फोसाइट होता है ना, तो लिम्फोसाइट के द्वारा ही एंटीबॉडी आपका निर्मित होता है, ठीक है। ये क्या लिम्फोसाइट क्या होते हैं? ये जो WBC होता है, अभी हम बताएंगे WBC का। WBC में भी कई प्रकार के होते हैं, तो लिम्फोसाइट WBC में सबसे छोटे होते हैं। ये कितना होता है? लगभग 20, WBC का 20 से 30% होते हैं। तो लिम्फोसाइट ये WBC का ही भाग होता है, क्या? लिम्फोसाइट, तो ये कितना होता है? 20 से 30% होते हैं, ठीक है। तो ये लिम्फोसाइट होगा, ठीक है। चलिए हमने दें प्रतिरक्षा में सर्वाधिक संबंध है, बताइए प्रतिरक्षा में। तो प्रतिरक्षा अगर आपकी पूछे, WBC पूछे, कुछ भी पूछे, तो रक्षा करने के लिए आपका कौन तैयार रहता है? WBC, वाइट ब्लड सेल। तो याद रखिएगा, वाइट ब्लड सेल हमेशा रक्षा करने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। एक मानव शरीर में B कोशिका और T कोशिकाओं में सर्वोत्तम है, बताइए। सर्वोत्तम वर्णन है, तो ये कौन सा आपका सही होगा? 2022 में IAS में आया है। तो कौन सा है? वह शरीर में जनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं। तो मानव शरीर में B कोशिकाओं, ठीक है। तो मानव शरीर में कौन सा? B कोशिकाओं, तो ये रोगों से, ये मतलब उसी की बात कर रहा है आपका वाइट ब्लड सेल की। मानव रक्त की श्यानता, श्यानता मतलब क्या? जो गाढ़ापन होता है, रक्त गाढ़ा है कि ज़्यादा कम गाढ़ा है, तो वो किसके कारण होता है? तो बताइए। प्लाज्मा के बिम्बाणु के कारण, RBC, WBC के कारण, उपयुक्त सभी। तो आधे लोग जानते हैं, वो सब लोग इसमें प्लाज्मा कहेंगे कि प्लाज्मा थोड़ा गाढ़ा वाढ़ा लग रहा है, इसमें रक्त में प्रोटीन के कारण, ठीक है। याद रखिएगा, रक्त में जो
ये मतलब आपका प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन होता है? हीमोटोक्रिट। ठीक है, तो हीमाटोक्रिट, ठीक है, वही होता है जो उसके गाढ़ेपन में प्रभाव डालता है। ठीक है, आपका रक्त में जो प्रोटीन होता है, तो मेन प्रोटीन याद रखिएगा। कारण क्या है श्यानता का? प्रोटीन। मानव के श्वेत रक्त WBC का व्यास कितना होता है? ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ वाले सबसे ऊट पटांग सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो WBC का व्यास कितना होता है, ये वाला बताइए। तो WBC का व्यास कितना होता है? 0.007 मिलीमीटर होता है। कितना? 0.007 मिलीमीटर होता है WBC का व्यास, या आप कह सकते हैं 7 माइक्रोमीटर। 58 हो गया, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा। 59, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो बताइए। अगर अभी हम बताए थे ऊपर कि अगर श्वेत रक्त कणिका ज़्यादा हो गए तो उसको लुकीमिया कहते हैं। उससे क्या होता है? आपका ब्लड कैंसर हो जाता है। क्या? अगर WBC ज़्यादा हो गई तो आपका क्या होता है? आपका लुकीमिया नामक कैंसर, मतलब ब्लड कैंसर हो जाता है। इसीलिए WBC ज़्यादा नहीं। कैसे याद करेंगे? देखिए, WBC क्या होता है? आपका रक्षा करता है, पूरे शरीर में रोग की रक्षा करता है। तो अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होगा, तो क्या होगा? ज़्यादा मारकाट होगा, तो रक्त ब्लड सेल हो जाए, रक्त ही हो जाएगा, तो रक्त कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए WBC को नियंत्रण में रखिए, ज़्यादा मत इसको बढ़ने दीजिए। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है कि जो रेड ब्लड सेल होता है ये कहाँ पे बनती है? तो बताइए कहाँ पे बनती हैं? तो बोन मैरो में। तो बोन मैरो को हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा में बनती हैं। अभी देखिए, इसी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। तो कहाँ बनती हैं? बोन मैरो में। और नष्ट कहाँ होती है? तो बनने को मान लीजिए तो बन गई, कहाँ पे? बोन मैरो में, बोन मैरो में। अब नष्ट कहाँ होती है? स्प्लीन में, याद रखिएगा, प्लीहा जिसको बोला जाता है, प्लीहा, उसमें जाके ये नष्ट हो जाती, स्प्लीन में जाके नष्ट होती हैं। बनती कहाँ है? बोन मैरो में, याद रखिएगा, बोन मैरो में बनती हैं, स्प्लीन में नष्ट हो जाती हैं। अब देखिए, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। तो WBC का जो बनना और RBC का विनाश, तो बताइए कौन? तो देखिए, WBC RBC का विनाश कहाँ होता है? अभी हम बताए हैं स्प्लीन में। ठीक है, स्प्लीन में क्या होता है? आपका RBC विनाश हो जाता है। तो एक तो पता चलेगा स्प्लीन मतलब प्लीहा में, तो आपको यही मान लिया। अब दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि कहाँ दूसरी जगह। तो WBC का और स्प्लीन में जब ये मर जाते हैं तो स्प्लीन में ये WBC बन जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्प्लीन तो स्प्लीन जो होता है वहाँ पे आपका कौन सा बनता है? आपका ये RWBC ये बन जाता है, लेकिन ये जो RBC होता है ये मर जाता है। अब पूछेंगे RBC बनता कहाँ है? तो ये बोन मैरो में, तो बोन मैरो में। ठीक है, तो बोन मैरो में ये बनता है RBC, याद रखिएगा, बोन मैरो में RBC बनता है, WBC स्प्लीन में बनता है। बोन मैरो मरता कहाँ है? स्प्लीन में। मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? बताइए। तो लसिका कोशिकाएं, तो लिम्फोसाइट, वही मतलब लसिका कोशिकाएं जो होती है उसको लिम्फोसाइट कहते हैं। ठीक है, लसिका कोशिकाएं लिम्फोसाइट। तो तिल्ली क्या होता है? स्प्लीन। ठीक है, तो स्प्लीन में आपका या प्लीहा, याद रखिएगा, प्लीहा, इसी में आपका लिम्फोसाइट बनती है। लिम्फोसाइट मतलब वाइट ब्लड सेल। तो वाइट ब्लड सेल कहाँ बनती है? स्प्लीन में। अब बताइए, लिम्फोसाइट, आप लिम्फोसाइट पढ़े हैं? लिम्फोसाइट क्या होता है? दो प्रकार के, एक बी लिम्फोसाइट होता है,
एक टी लिम्फोसाइट। अभी आईएएस में जो 2012 में आया था क्वेश्चन, वही पूछ रहा था, जो बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट होता है। ठीक है, तो आपका एक बार फिर उसको देख लीजिएगा। तो आपका ये पूछ रहा है लसिका। लसिका मतलब क्या? वाइट ब्लड सेल। तो ये कहाँ पे बनती हैं? स्प्लीन में। तीसरी, मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो बताइए किस। तो देखिए स्प्लीन में, तिल्ली में। ठीक है, तो स्प्लीन में निर्माण होता है पलीहा में। ठीक है, तो पलीहा में आपका निर्माण होता है। और कहाँ होता है? आपका अस्थि मज्जा में भी इनका निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो अगर पूछे कहाँ पे, तो अस्थि मज्जा में भी इनका निर्माण होता है। आरबीसी का भी निर्माण होता है। थाइमस ग्रंथि के थाइमस ग्रंथि, स्प्लीन के थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा में भी इनका निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें दोनों माना है। बीपीएससी ने आपका उपयुक्त में से एक से अधिक माना है। ठीक है, लेकिन आपका जहाँ तक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है स्प्लीन लगाइएगा। तो यहाँ पे लेकिन बीपीएससी ने अस्थि मज्जा में भी मारा है। ठीक है, याद रखिएगा। हृदय में रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती हैं? बताइए। हृदय में जो रक्त का संभरण करती हैं, ये धमनियाँ कौन कहलाती हैं? तो कौन कहलाती हैं? हृदय धमनियाँ। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सी धमनियाँ कहलाती हैं? हृदय धमनियाँ रक्त का संभरण करती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस शारीरिक पराक्रम में थ्रोम्बिन का निर्माण होता है? तो जो रक्त का जमाव नहीं होता, तो किस विटामिन की कमी से? विटामिन के। हम विटामिन पढ़ा चुके हैं ना। तो के रक्त का जमाव, थ्रोम्बिन मतलब रक्त, थ्रोम्बिन कहीं कभी भी देखिए रक्त का जमाव। 66, रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम क्या है? फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम तो क्या है? थ्रोम्बिन। तो अगर रक्त का थक्का कहीं दिखे आपका कि रक्त का थक्का, तो आप क्या रखेंगे? थ्रोम्बिन जरूर लगाएंगे। रक्त का थक्का कहीं दिख जाए, थ्रोम्बिन। ठीक है, कुछ भी पूछे, रक्त का थक्का थ्रोम्बिन, इसी के कारण। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में जल का परसेंट कितना होता है? 90%। याद रखिएगा, 90% जल का परसेंट होता है प्लाज्मा में। ठीक है, 68 देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप बताइए, वीडियो पॉज करके बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपका दोनों सही है। ठीक है, ए और बी आर सही की व्याख्या करता है। ठीक है, फिर तरीका का, जैसे कहीं दाढ़ी बनवाते हैं आप, जैसे तो वहाँ पे कट जाता है, तो अगर आप दाढ़ी बनवाते हैं कट जाता है तो फिटकरी लगा देता है। सही। अब देखिए ये क्वेश्चन करंट वाला है। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया जो प्लास्टिक रक्त की किस्म और किसी मरीज के विचार किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है, मतलब किसी भी मरीज को दिया जा सकता है? तो ये ब्रिटेन है आपका। सही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।